जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे भौतिकी और लास्ट डे यानी कि कल में आपकी वीडियो इस चैनल पर नहीं आई हुई थी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इशू। विद्युतीय संबंधी कारण थे, बिजली वगैरह नहीं थी, तो वही कारण है कि यहाँ पर हम कल वीडियो नहीं बना पाए और उसको शाम में अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम और संडे को तो छुट्टी ही होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो आज हम सोमवार को नहीं वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन आज जो मंगलवार है, आज हमारी वीडियो अपलोड होगी और इस दिन हम जो भी पढ़ेंगे वो पीछे वाली वीडियो से ही संबंधित चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि पीछे की वीडियो में हम क्या पढ़े थे, तो पीछे की वीडियो में आपको पता होगा हम पढ़ रहे थे किसके बारे में। तो हम पढ़ रहे थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में, कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ रहे थे, वही पढ़ रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उसका डेरिवेशन हम किस प्रकार से करेंगे, या फिर हम जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन यदि हम प्रतिरोधों का करते हैं तो उससे हमें क्या फायदे हैं और क्या घाटे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और इसके अलावे दो तीन और पॉइंट जानेंगे, जैसे वोल्ट मीटर क्या होता है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ए मीटर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समय को भी न गवाएं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी मिल पाए और वे अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, तुम लास्ट क्लास में मेरे भाई पढ़े हुए थे, हम पढ़ रहे थे किसी भी चालक तार को समूहित करने के लिए या जोड़ने के लिए हम पढ़े थे दो तरीके होते हैं। उन तरीकों में हमारे पास क्या होता है, पहली जो विधि होती है उस विधि का नाम है मेरे भाई श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। और दूसरी विधि का नाम क्या है भाई, समांतर क्रम। दूसरी विधि का नाम क्या है, समांतर क्रम। और ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या है, तो ये जो है संयोजन की पद्धति है। किसको संयोजन की पद्धति है, तो किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में उपकरणों को जोड़ने की, उपकरणों को जोड़ने की विधि है। उपकरणों को संयोजित करने की विधि है। संयोजित करने की क्या है मेरे भाई, विधि है। संयोजित करने की विधि है। और इसमें हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे मेरे भाई, इसमें हम अच्छे तरीके से क्या पढ़ चुके थे कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। आज के इस क्लास में हम श्रेणी क्रम का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, यानी कि उस फॉर्मूले की प्राप्ति करेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए हम यहां पर ले रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। अब देखो भाई, आप ध्यान से देखना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, समूहन। ठीक है, ये याद रखेंगे, समूहन को ही हम संयोजन कहते हैं। ये क्या हमारे पास टॉपिक, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। कि प्रतिरोध है, देखो भाई, प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर है। तो यहां पर प्रतिरोध के जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकों। क्या क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकों। याद रखेंगे, प्रतिरोध गुण होता है और प्रतिरोधक जो होता है पदार्थ होता है। प्रतिरोध क्या होता है, गुण होता है, और प्रतिरोधक क्या होता है, पदार्थ होता है। तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन, इसमें क्या है, तो देखिए भाई, हम सिंपली लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हम कहेंगे कि वैसा संयोजन जिसमें किसी चालक तार में संयोजित या जुड़े हुए प्रतिरोधक जो होंगे, उन प्रतिरोधकों में उपस्थित विभवांतर का मान अलग अलग किंतु धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैसे संयोजन को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन। हम कहेंगे कि वैसा समूहन या वैसा संयोजन, ये लास्ट क्लास से हम ले रहे हैं
और हमारा वही तरीका ही होता है कि लास्ट क्लास से ही हम अपने अगले क्लास की शुरुआत करते हैं। तो वैसा संयोजन जिसमें किसी चालक तार में संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? विभवांतर का मान क्या होता है मेरे भाई? विभवांतर का मान अलग अलग किंतु धारा का मान क्या होता है? किंतु धारा का मान एक समान होता है। किंतु धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है। क्या कहलाता है? धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन कहलाता है। और इस चीज को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डायग्राम की मदद से समझे हुए थे। जैसे हम ले लिए थे कि हमारे पास ये है, आपके पास एक चालक तार और इसमें ये प्रतिरोध जो है ना, ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये आपके पास चालक तार है और इस चालक तार में ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये हो गया एक प्रतिरोध। और फिर ये मान लो ये हो गया दूसरा प्रतिरोध और ये हो गया आपके पास, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, ये रहा तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। हालांकि हम इसकी परिभाषा एक और तरीके से दे सकते हैं, और वो कौन सा तरीका है सुन लीजिए। हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधकों का वैसा समूहन या वैसा संयोजन जिसमें किसी प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को किसी अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे तथा दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। नॉर्मली क्या है, क्या बोल रहे हैं हम? वैसा समूहन या फिर वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधक मतलब ये रजिस्टर, ठीक है, वैसा हम कहेंगे वैसा समूहन जिसमें प्रतिरोधक के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ते हैं। जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये एक प्रतिरोधक है और ये एक प्रतिरोधक है और ये एक प्रतिरोधक है, तो हम किस प्रकार जोड़ रहे हैं? इसको यहां पर जोड़ रहे हैं, इसको यहां पर जोड़ रहे हैं। तो मान लो कि हम क्या आपको बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि यदि हमारे पास ये एक प्रतिरोधक है, ये एक प्रतिरोधक है, ये एक प्रतिरोधक है, तो इसका पहला सिरा ये हम 1 लिख दिए, ये दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और ये पहला नंबर प्रतिरोध, ये दूसरा नंबर प्रतिरोध और ये तीसरा नंबर प्रतिरोधक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा बोले तो एक बात हम क्या बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं प्रतिरोधकों का वैसा समूहन या वैसा संयोजन जिसमें किसी प्रतिरोधक के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे तथा दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुन लो भाई। वैसा संयोजन जिसमें ये देखो, जिसमें किसी प्रतिरोधक के द्वितीय सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा द्वितीयक प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक, ये तीसरा प्रतिरोधक है, इसके पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो ऐसे समूहन को, ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? ऐसे संयोजन को कहते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। हमको ये बताना नहीं था, बस हम आपको नॉर्मली बता दिए। हम लोगों का परिभाषा जो है ये
100% सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। हम आपको बस समझाए कि आप प्रतिरोधक की परिभाषा, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन की परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब सुनिए, अब मान लो कि इसका जो विभवांतर है वह विभवांतर कितना है मेरे भाई, भी है। ठीक है, अब सुन लेना, यहां पर ये मान लो कि ये एक पॉइंट है, हम पॉइंट दे रहे हैं यहां पर, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ठीक है, और फिर ये एक पॉइंट, और फिर ये एक पॉइंट, ठीक है। और ध्यान देना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो विभव है उसका मान है, विभवांतर जो है उसका मान है क्या, V1। अच्छा, फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के बीच के विभवांतर का मान क्या है मेरे भाई, V2। क्या है, V2। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का विभवांतर क्या है मेरे भाई, V3। क्लियर है, V1 V2 और V3, V1 V2 और V3, ये ध्यान देना, ये V1 विभवांतर है, V2 विभवांतर है, V3 विभवांतर है। अच्छा, जो इसमें से धारा बह रही है, इसमें से जो धारा बह रही है, याद रखेंगे, ये धारा बह रही है I। धारा क्या बह रही है, विद्युत धारा है, वो क्या है, I जा रही है और I इधर आ रही है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, धारा है। ठीक है, अब सुन लेना मेरे भाई, सुनो, होता क्या है कि जैसे ही इससे धारा का प्रवाह होता है तो हम एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा कहां से कहां होगी, माइनस से प्लस की ओर। अच्छा, एक बात हम आपको बताए थे क्या, कि इसमें उच्च विभव और निम्न विभव जो है की स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च विभव निम्न विभव को कैसे समझे थे, तो समझे थे हम कि कोई Q आवेश है जिसको स्रोत आवेश कहेंगे, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ है विद्युतीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। अब इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र है, और याद रहे कि यहाँ पर एक हम स्मॉल q जांच आवेश ला रहे हैं इसके विद्युतीय क्षेत्र में। मान लो कि इस बिंदु पे ला रहे हैं और इस बिंदु पे ला रहे हैं, और दोनों के पास पॉजिटिव आवेश है, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। रिपल मतलब दूर भगा रहे थे। अब दूर भगा रहे थे, यही कारण है कि इसको यहां पर लाएंगे तो इसके विरुद्ध, इसके द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। और इस बिंदु पर लाएंगे, जैसे हम इसको कर दे B और इसको कर दे A, तो यहां पर लाए तो कुछ काम करना पड़ेगा और यहां पर लाए तो कुछ और काम करना पड़ेगा। मतलब इस क्षेत्र में लाए तो इसके द्वारा जो बल लगाया गया वो थोड़ा सा इस बिंदु पे कम होगा, लेकिन जितने पास आएंगे उतना ही आकर्षण बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, तगड़ा होगा, मजबूत होगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो बल लगेगा, इस बल का मान क्या होगा मेरे भाई, कि यहाँ पर ज्यादा होगा, और उस बल को हम यहाँ पर विभव के रूप में मानेंगे बोल रहे हैं, ऐसा याद रखें। तो यहाँ पर विभव हो गया VB और यहाँ पर क्या हो गया VA। और याद रखेंगे कि यहाँ पर चूंकि बल कम लगा आपको ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ले जाने के लिए ज्यादा बल लगा, तो जहां पर कम बल लगा उसको कहते हैं निम्न विभव। क्या कहें, निम्न विभव। और जहां पर ज्यादा लगा उसको क्या बोलेंगे, उच्च विभव। क्या बोलेंगे मेरे भाई, उच्च विभव। अब ध्यान देना है, जो कि इंपॉर्टेंट है वही चीज जो है उसको समझते हैं कि निम्न विभव और उच्च विभव को समझते हैं। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर प्लस रखें, अगर हम यहाँ पर माइनस का Q चार्ज रखते हैं, तो ये क्या होता है, इसको जैसे हम छोड़ते ये इसके पास यहाँ पर आकर्षित होता, यहाँ पर भी आकर्षित होता ना भाई। यानी कि ये आप जानते हैं कि एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो यह आवेश क्या होते हैं, यह आवेश आकर्षित होते हैं। हालांकि तो हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि यदि यहाँ पर माइनस का Q चार्ज रहता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी हम जांच आवेश लेते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं, और इस परीक्षण आवेश को हम हमेशा धनात्मक लेते हैं। यहाँ पर जो आपके पास स्रोत आवेश होता है, सोर्स चार्ज, ये आपको प्लस माइनस में लिया जा सकता है। तो अब क्या होगा ना कि इस बिंदु पर आकर्षण बल, इसके द्वारा आकर्षण बल, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बात क्या होगी कि इस बिंदु पर इस आवेश के द्वारा आकर्षण बल कम लगेगा, लेकिन इस वाले बिंदु पर क्या लगेगा, आकर्षण बल सर्वाधिक होगा। इसलिए ये वाली जो बिंदु है जिसको हम बोल रहे हैं कि VB, यहाँ पर निम्न विभव उत्पन्न होगा और ए वाले पर उच्च विभव होगा। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है
कि हम जानते हैं कि ये जो चालक तार है, इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, माइनस होता है उसके पास आवेश में, अब आवेश उसके पास निगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस दिशा से मूव करना शुरू करेंगे। जब इधर से मूव करना शुरू करेंगे तो कहां जाना शुरू करेंगे, इस पॉजिटिव वाले के पास, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे माइनस, तो माइनस से इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा और इस दिशा से होते हुए यहाँ आएगा। तो इस स्थिति में होगा क्या मेरे भाई, सुनना, कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस बिंदु पर ये चूंकि क्या है, मान लो कि ये जो प्लस है, ये मान लो कि ये स्रोत आवेश है, तो यहां से अगर यहाँ पे आना है तो ये होगा निम्न विभव और ये क्या होगा, उच्च विभव, ये निम्न विभव और ये उच्च विभव। तो यहाँ पर जो विभव का अंतर हुआ भीतरी हो गया। अच्छा, फिर यहां से जब यहां से चलेगा इलेक्ट्रॉन और यहां पर पहुंचेगा इस बिंदु पर, तो यहां पर भी विभव उत्पन्न होगा और ये होगा निम्न विभव, ये होगा उच्च विभव। क्यों? क्योंकि अब हम इस प्रतिरोध की तुलना इससे करें तो ये दूरी पर है और ये पास में है, इसलिए ये दूरी पर है तो ये होगा आपको निम्न विभव और ये होगा उच्च विभव। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर आगे बढ़ जाए भाई, अब इस वाले प्रतिरोध के लिए देखें तो दो बिंदु है। अब ये प्रतिरोध, ये जो बिंदु है ये इसके पास में है और ये दूर है, तो ये होगा निम्न विभव और ये होगा उच्च विभव। यानी कि विभव क्रिएट हो रहा है और इस बिंदु पर विभव और इस बिंदु पर विभव का अंतर जो है वह आपके पास क्या है, V3 है, मतलब विभव का अंतर विभवांतर। फिर इस बिंदु और इस बिंदु पर विभव का अंतर क्या है, विभवांतर V2 है, और इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभव का अंतर क्या है, V1 है। अर्थात विभवांतर जो है वह क्या है, विभवांतर है आपके पास V1। अब सुनिए क्या है यहाँ पर, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें जो चीज साबित करना है ना, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। जैसे कि हम आपको कल बता दिए थे, जैसे हम ये बताए थे कि अगर इन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए चूंकि सीरीज में है तो इसको हम लिखेंगे RS, और RS बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसी को हमें साबित करना है। ठीक है, ये हमें साबित करना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और इसको हम साबित कैसे करेंगे, सुनिए। अब देखिए कि माना कि इससे जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा वो क्या है, I, और विभवांतर यहाँ पर क्या है, V है, और इस विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा। इस विभवांतर V का मतलब क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम कहेंगे कि माना कि प्रतिरोधकों R1, भाई इसको मान लेंगे, ये प्रतिरोधक कौन सा है, R1, इसको मान लेंगे R2 और इसको क्या मान लेंगे, R3। ठीक है, तो यहां से यहां तक का प्रतिरोधक है, फिर यहां से यहां तक का ये है प्रतिरोधक, और फिर यहां से यहां तक का है ये प्रतिरोधक। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि यहीं पर हम आपको बता रहे हैं कि माना कि प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 पर उत्पन्न विभव का योग कुल विभव के बराबर होगा। ये बराबर होगा, आप भी जानते हैं, कुल विभव के क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान देना, जब ये कुल विभव के बराबर है मेरे भाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, आराम से लिख सकते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये V1 क्या है, R1 प्रतिरोध पर विभवांतर है, V2 क्या है, तो R2 प्रतिरोध पे विभवांतर है, और R3 क्या है, तो V3 क्या है, तो R3 प्रतिरोध पर विभवांतर है। क्लियर है? तो हम यहां पर लिख दिए कि V बराबर कुल विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला प्रतिरोध का एक फॉर्मूला जानते हैं। प्रतिरोध के नियम से हम देखें तो, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिरोध के अनुसार कह सकते हैं। प्रतिरोध के अनुसार देखें तो, प्रतिरोध के अनुसार देखो मेरे भाई,
तो प्रतिरोध के अनुसार देखिएगा तो हम जानते हैं कि V जो होता है वह V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। इसलिए इस V का मतलब क्या हो गया, V1 है ना, तो यहां पर लिखेंगे IR1, क्या लिखेंगे, V के बराबर लिखेंगे IR1, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, V2 के बदले में IR2, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, IR3। ठीक है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, लेकिन हम आपको करवा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कभी किसी को पढ़ाएं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो तो यहां से V बराबर क्या हो गया भाई, V बराबर I इंटू, और यहां पर I तीनों में कॉमन है। अच्छा भाई, हम I को क्यों कॉमन ले लिए हैं, क्योंकि जो प्रवाहित धारा है ना, यहां भी I है और यहां पर भी क्या है, I है। धारा जो प्रवाहित हो रही है वो धारा समान प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर का मान जो होता है इस सिरे पर अलग, इस सिरे पर अलग और इस सिरे पर अलग होता है, और जो कि हम परिभाषा में लिख भी चुके हैं। संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग, किंतु जो धारा होती है वो धारा का मान क्या होती है, एक समान होती है। तो हम यहां से I को कॉमन ले लिए, तो यहां से क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया R3। अब हम कहेंगे कि माना कि प्रतिरोधकों को जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या है, समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना है मेरे भाई, इसका मान लेते हैं RS है। क्या है, RS है। इसलिए समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लिए 2। इसलिए समीकरण 2 से अब समीकरण 2 में देख लो भाई कि V बराबर क्या हो गया मेरे भाई, V बराबर I के जगह पर I लिख दिए, और यहां पर क्या है, R1 R2 R3 के बदले में R1 R2 R3। देख लो भाई, माना कि प्रतिरोधकों को जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जो है, समतुल्य प्रतिरोध R का मान कितना है, RS है। अब यहाँ पर प्रतिरोधकों को जोड़ने पर, तो यहाँ पर आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सा प्रतिरोधक जोड़ रहे हैं, तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ठीक है, इसके बराबर हम लिख रहे हैं RS। क्या लिख रहे हैं, RS। और इसी के लिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि समतुल्य प्रतिरोध क्या है, उसका मान क्या है, RS है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, RS। क्या लिखे हैं, RS। क्लियर है। तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा कि VI R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से भाई V बराबर I इंटू R1 R2 R3 के बदले में क्या लिख सकते हैं, RS। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, RS। और इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम कहेंगे कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, तो देखो भाई यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से हमें क्या जानकारी मिलेगी, तो देखो भाई समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है 2 एवं 3 से LHS जो है दोनों के क्या है, बराबर है। समीकरण 2 में क्या है, LHS जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। LHS क्या है, LHS बराबर है, इसलिए RHS भी क्या होंगे, RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। RHS भी क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। और जब RHS बराबर होंगे तो यहां से होंगे, तो यहां पर याद रखेंगे कि इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर होगा IRS के। तो चलो लिख देते हैं I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है यह बराबर होगा किसके, I इंटू RS के होगा। भी बराबर, यहाँ पर ये इसमें भी B है और यहाँ पर भी क्या है, भी है, यहाँ भी है
और यहाँ पर भी v है, दोनों में v है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष इसका बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पर हम इसको दोनों को बराबर लिख दिए। ये वाला जो हिस्सा है हम बराबर कर दिए इस वाले हिस्से के, और i दोनों में कॉमन है तो i कट गया, और यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस आधार पर आपके पास क्या फॉर्मूला साबित हो गया, इस आधार पर ये फॉर्मूला साबित हो गया आपके पास कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये रहा आपका जवाब। और इस प्रकार आप क्या यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, आप स्टेटमेंट ये तैयार कर सकते हैं आप स्टेटमेंट कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उनके, आप क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े, ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, अलग अलग क्या होगा मेरे भाई, अलग अलग प्रतिरोधकों के मान के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग के, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं योग के बराबर होता है, मान के योग के बराबर होता है। और ये आपके पास जो ऊपर लिखा गया है, ये इसके लिए ये स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना सारा कुछ आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो गया होगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। और नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा क्या है, वो है अब समांतर क्रम में संयोजन। ले लिए स्क्रीनशॉट, तो चलिए रोक रहे हैं हम। तो चलिए श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोधकों के उनसे संबंधित हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या सवाल आएगा, कहा जा सकता है कि यदि 10 वोल्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ में लगने वाले प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 का मान क्रमशः 5 ओम, 6 ओम तथा 7 ओम हो, एवं ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, तो इन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ये सवाल होता है मेरे भाई, ऐसे ही आता है। और हम ये थोड़ा मोड़ा सवाल कर ले रहे हैं। हालांकि हम इन सवालों को जब हम आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जो है ना, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उस समय इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहां पर बस आप समझिए कैसे बनेगा। आपके पास कोई भी विद्युतीय परिपथ है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी विद्युतीय परिपथ है और उसमें आपके पास 3 प्रतिरोधक लगे हैं, R1, R2 और R3 लगे हैं। कौन कौन, R1, R2 और R3। ये रहा यहाँ पर R1, जो भी सवाल में दे रखा है उसको लिखते हैं। R1 का मान दे रखा है कितना,
क्रमशः है ना 5 ओम है पहले, क्रमशः बोल देना, क्रमशः मतलब लाइन से जाना। फिर R2 जो है ना, उस R2 का मान कितना दे रखा है भाई, 6 ओम है। R3 जो है ना, उस R3 का मान दे रखा है आपको 7 ओम है। ध्यान से सुनना। अब देखो मेरे भाई, यहां पर क्या है, 7 ओम है। यहां से देखना और समझना। यहां पर अब आपसे पूछ रहा है कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समतुल्य प्रतिरोध के लिए RS फॉर्मूला, RS पूछ रहा है कि RS क्या होगा। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ RS इज इक्वल टू दैट R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। और यहां से RS पूछ रहा है, तो यहां से हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, RS बराबर R1 का मान देखो मेरे भाई 5 ओम, R2 का मान देखिए 6 ओम, और R3 का मान देखिए 7 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इनको जोड़ दे, RS बराबर 5 6 11, 11 और 7 कितना हो गया 18 ओम। और आपको हम ये बताना चाह रहे थे, जो कि ऑब्जेक्टिव का है, सुन लेना, कि कहता है सवाल कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ में, ये तो आपका जवाब आ गया, इसका जवाब हो गया खत्म। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछेगा कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त किए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसका मान अलग अलग प्रतिरोधकों की तुलना में बढ़ जाता है या घट जाता है। तो जवाब होगा बढ़ जाता है। ध्यान से सुनो क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। मान लो कि हम ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, इसको हम जोड़ दिए, ये बैटरी से हम जोड़ दिए इसको, ये हम इसको जोड़ दिए, ठीक है। कह रहा है कि इसका प्रतिरोध जो है वो 5 है, 5 ओम, 6 ओम और 7 ओम। क्लियर है। तो कह रहा है कि अगर हम यहां से यहां तक का यदि हम विभवांतर निकालते भी, यहां से यहां तक का विभवांतर निकालते भी, वह क्या होता, वह बराबर होता किसके, यह यहां से यहां तक यदि हम भी निकालते, तो यह भी किसके बराबर होता, इस R1 प्रतिरोध पर V1 के बराबर, इस R2 प्रतिरोध पर V2 के बराबर, और इस R3 पर V3 के बराबर। और इस आधार पर देखो तो कैपिटल V बराबर क्या हो गया भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये देख रहे थे ना। और यहां से V बराबर क्या है, IR1, क्योंकि धारा समान बहेगी, धारा का मान नहीं बदलेगा। और यहाँ पर हो जाएगा IR2 और यहाँ पर हो गया IR3। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि V बराबर I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस, और ये रहा R3, और इसी के बदले में तो हम क्या लिख रहे थे, RS बराबर हो गया IRS बराबर हो गया, यहाँ पर हो गया V, क्या हो गया V। और जब हम इसके लिए लिख रहे थे तो V बराबर हम क्या लिखे थे, IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे कहने का मतलब ये है, I से I कट गया, तो RS जो है, इस RS का मान R1 और R2 और R3 के योग से आया है कि नहीं आया, इस RS का मान R1 R2 और R3 के योग से आया है। और जब इनके योग से आया है तो लाजमी सी बात है कि इसका जो वैल्यू होगा इससे ज्यादा होगा, इसका जो वैल्यू होगा इससे भी ज्यादा होगा, और इसका जो वैल्यू होगा इससे भी क्या होगा, यह ज्यादा होगा। वही बात है, सवाल यही देता है घुमाकर कि किसी भी विद्युतीय परिपथ में लगाए गए प्रतिरोधकों का जब श्रेणी क्रम रूप में संयोजित किया जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान से अधिक होता है या कम होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 100% मिलेंगे, आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये जरूरी है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसका सवाल ऐसे बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे संबंधित और भी सवाल दे सकते हैं। आप ऐसे सवालों को चुटकियों में बना सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। तो देखिए, अब यहां पर हमारे पास क्या टॉपिक, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। तो ये इसकी परिभाषा हम कैसे पढ़े हुए थे, तो हम ये पढ़े हुए थे कि वैसा संयोजन, लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे, वैसा संयोजन जिसमें किसी चालक तार, जिसमें किसी
चालक तार, ये ध्यान रखेंगे, वैसा संयोजन जिसमें किसी चालक तार, वैसा संयोजन जिसमें किसी चालक तार में जुड़े प्रतिरोधकों के विभव, प्रतिरोधकों के विभव का मान क्या होता है? विभव का मान समान होता है। विभव का मान क्या होता है? समान होता है, समान होता है। किंतु उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? धारा का मान अलग अलग होता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपको समांतर क्रम, यानी कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। यहां तक ये परिभाषा लास्ट डे में लिखे हुए थे आपके सॉरी, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में ये जो है परिभाषा हम लोग पढ़ चुके थे। और इसका फिगर जो है ना, इसका फिगर भी हम लोग बनाए हुए थे कि यहाँ पर एक चालक तार है, यहां से और यहां से ऐसे निकलेंगे, यहां से, और फिर ये यहां पर हमारे पास यह एक प्रतिरोध होगा, यह एक प्रतिरोध होगा, और ये होगा प्रतिरोध, ये हो गया प्रतिरोध, और ये यहां से शुरू हुआ प्रतिरोध, ठीक है, और ये हुआ, और यहां से भी ये प्रतिरोध शुरू हुआ, और ये तीनों जो है ना एक सिरे पर कहीं पर मिलते हैं, और इस प्रकार के समूहन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम समूहन बोलते हैं। ये यहां पर जुड़ गए, ठीक है, और यहां से हम इसको किससे जोड़ेंगे? यहां से हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। और ये हमारे पास बैटरी है, और इसका विभवांतर कितना है? इसका विभवांतर है V। इसका विभवांतर क्या है? V है, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान देना, इसमें जो धारा बह रही है, धारा जो बह रही है, यहां पर जो धारा जा रही है, वो धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? वो है I। और आप जानते हैं कि बड़ी वाली लाइन प्लस को और छोटी वाली लाइन माइनस को बताती है। तो ये धारा जो जा रही है ना, जैसे ही यहां पर गई तो ये धारा I1 में, धारा जो है वो I2 में, और धारा जो है वो I3 में बट गई। I1, I2 और I3 में बट गई, और वापस से इधर पहुंची, तो पहुंचने के बाद फिर वह वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? I में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है ना, पहले वाले का R1 है, और दूसरे वाले का R2 है, और तीसरे वाले का प्रतिरोध R3 है। ये क्लियर है? और हम पढ़े भी हैं, लाजमी सी बात पढ़े हैं कि यहां पर यदि हम विभवांतर को देखें तो विभवांतर का मान इस बिंदु और इस बिंदु पर विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। जैसा कि परिभाषा में लिखे हैं कि वैसा संयोजन जिसमें किसी चालक तार में जुड़े प्रतिरोधक, अब चालक तार में प्रतिरोधक जुड़ा है, कि विभव का मान समान होता है। अब इस बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो क्या होगा? विभव का मान की जगह पर आप क्या कह सकते हैं? विभवांतर जो होता है समान होता है। ऐसा नहीं है कि इस वाले प्रतिरोध के लिए विभवांतर कुछ और हो, इस वाले प्रतिरोध के लिए विभवांतर कुछ और हो, इस वाले के लिए कुछ और हो, ऐसा कुछ नहीं है। विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। और विभवांतर का मान जब समान होगा तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर अब इससे हमें फॉर्मूला जो डिराइव करना है वो ये डिराइव करना है कि आरपी मतलब पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन या प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। अब आरपी बराबर क्या होता है मेरे भाई? तो देखो 1/RP बराबर, यही साबित करना है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि वहां पर 3 प्रतिरोध लिए हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 3 की ही चर्चा करेंगे, और 3 से ही हम इसका मान निकालेंगे। देखो मेरे भाई कैसे बनेगा। आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है? विभवांतर है V,
विभवांतर भी है और धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। तो माना कि विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान क्या है, R1, R2, R3 है, तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना है मेरे भाई, I1 है, I2 है, I3 है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रवाहित जो है इसमें प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है, I1 है, I2 है और I3 है, ये ध्यान देना। अब सुन लो मेरे भाई क्या है यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम के अनुसार या नियम से, ओम के नियम से क्या होता है ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है V बराबर होता है I इंटू R होता है। लेकिन हमारे पास अब इसे फॉर्मूले को उसमें पुट करना है। तो मान लो कि पहले वाले प्रतिरोध के लिए, पहले वाले प्रतिरोध के लिए तो जब हम पहले वाले प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो यहां पर हो जाएगा कि V बराबर क्या ले लेते हैं चलो V1, क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं V1, और V1 जो है मान लेते हैं कि V1 बराबर हो गया I1 और इंटू क्या हो गया R1। ठीक है, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए, तो दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V2 बराबर I2 इंटू R2 हो जाएगा, I2 इंटू R2। और तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए V3 बराबर I3 इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा, I3 इंटू R3। क्लियर है। अब सुनना, यहां से ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा अब जटिल है। यदि हम I1 को छोड़ दें यहीं पर, I1 को यहीं पर छोड़ दें, तो ये R1 गुना में इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में, यानी कि I1 बराबर V1 बट्टे R1 हो गया। I1 बराबर क्या हो गया, V1 बट्टे R1 हो गया। इस चीज को हम कहां दिखा दें, इस चीज को हम आपको दिखाते हैं इधर, यहां से। तो ये याद रखेंगे आप कि यहां से क्या होगा, यहां से यहां पर। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, यहां से क्या होगा कि यदि हम देखें V1 बराबर I1 R1, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि I1 बराबर, अगर हम I1 को यहीं पर छोड़ दें तो क्या हो गया, I1 बराबर ये R1 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो V1 बट्टे कितना हो गया, R1। ये हुआ आपके पास पहला नंबर समीकरण। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले से हम बनाएंगे यहां पर V2 बराबर I2 और इंटू में क्या है R2, और I2 को हम छोड़ देंगे तो I2 बराबर क्या हो गया, V2 बट्टे R2। ठीक वैसे ही तीसरे वाले के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए I3 बराबर V3 बट्टे R3। लेकिन हम चलो इसको लिख लेते हैं एक बार, V3 बराबर I3 इंटू R3, और जब हम I3 को रखेंगे तो I3 बराबर क्या हो गया, I3 बराबर हो गया V3 बट्टे R3। ये हो गया। अब सुन लेना मेरे भाई, अब सुन लेना, ध्यान देना ध्यान देना, यहां से इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको मान लेते हैं सेकंड और इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, तीनों को जोड़ने पर, तीनों को क्या करना है, जोड़ने पर, याद रखेंगे तीनों प्रतिरोधकों को या तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ने पर। अब तीनों समीकरण को जोड़ रहे हैं मेरे भाई, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां पर आपको चमक रहा होगा जोड़ने पर। अच्छा चलो नीचे हम दिखाते हैं। तो यहां से क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बराबर होगा किसके, ये होगा V1 बट्टे R1 प्लस V2 बट्टे
R2 और प्लस V3 बट्टे R3। क्लियर है? V1 बट्टे R1, V2 बट्टे R2, V3 बट्टे R3। अब सुन लेना, ध्यान देना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझना बेहद ही जरूरी है। अब देखिए, अब ध्यान देना है आपको। करना क्या है कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि शुरू में जब धारा जा रही है तो धारा जो जा रही है, यहाँ पर हम इसको ऐसे डिब्बा बना के बता रहे हैं, ये जो धारा जा रही है I, यह I वाली धारा जाकर 3 बराबर भागों में बट गई, I1, I2 और I3। तो I के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। और जो विभवांतर है इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु पर, इसका R1 का भी विभवांतर भी ही होगा, R2 का भी विभवांतर भी ही होगा और R3 का भी विभवांतर भी ही होगा। इसका मतलब क्या है कि V1 बराबर V2 बराबर V3 और बराबर है किसके? V के, बराबर है V के। अब यहां पर यही चीज जो है ना, यहां पे अप्लाई करेंगे। I1 I2 I3 के बदले में क्या लिख दिए? I। क्या लिख दिए? I। क्लियर है? अब सुनना I1 I2 और I3 के बदले में हम क्या लिख दिए? I1 I2 I3 के बदले में हम लिख दिए I। अच्छा, दूसरी बात यहां पर क्या है कि अब इसके बदले में V1 V2 और V3 के बदले में हम क्या लिख देंगे? V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3। क्यों लिखे? क्योंकि V1 V2 V3 किसके बराबर है? V के बराबर है। अब दूसरी बात क्या है मेरे भाई, वो सुन लेना कि यहां से क्या होता है कि माना कि हम क्या मान सकते हैं? हम ये मान सकते हैं कि माना कि चलो ठीक है यहां पर इन सब में भी है और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। यहां से हम मान सकते हैं, आगे हम ये मान सकते हैं कि A और B बिंदुओं के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध है, बिंदु A, ये मान लो कि इसको बिंदु A और इसको मान लेते हैं बिंदु B, इसके बीच में समतुल्य प्रतिरोध जो है वो मान लेते हैं RP है। क्या है? RP है। इसके और इसके बीच में जो समतुल्य प्रतिरोध है इसको मान लेते हैं RP। क्या मान लेते हैं? RP। तो माना कि बिंदु A और B के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना है? समतुल्य प्रतिरोध वो कितना है? वो है आपके पास RP। और जब ये RP के बराबर हो जाएगा तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? इसलिए I बराबर हो गया, I बराबर यहां पर I बराबर हो गया V और बट्टे में क्या हो गया? V बट्टे हो गया। चलो ना यहां पे लगा लेते हैं, V बराबर होता है IR और यहां पर V बट्टे हम कर लिए हैं RP। कहां से लाए हैं? समझ लीजिए। यहां पर R1 R2 और R3 के बदले में हम क्या लिख रहे हैं? RP। नहीं, ये मत समझो इसके बदले में नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि मान लो कि इसके बीच में विभवांतर भी रहे और ये टोटल जो है प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो? RP रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप लिख रहे हैं V, या V किसके लिए है? तो यह V क्या है? यह विभवांतर R1 के लिए है, R2 के लिए, R3 के लिए है, या तीनों को मिलाकर टोटल के लिए V ही है। अच्छा, दूसरी बात, R1 R2 R3 को जोड़ा गया है तो लो भाई जोड़ दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इनको जोड़ने के बाद जो भी समतुल्य प्रतिरोध आया वो प्रतिरोध कितना है? RP है। तो इसलिए हम क्या करें कि अगर आप देखें कि इसमें धारा बह रही है I, धारा क्या बह रही है? I, और विभवांतर हो V और प्रतिरोध हो कितना? RP। तो आप क्या ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? आप ये फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर I इंटू R, लेकिन R के बदले में क्या लिखना पड़ेगा? RP, क्योंकि पूरे का समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया है? RP। पूरे का समतुल्य प्रतिरोध कितना दे दिया? RP। अब इस आधार पर देखो मेरे भाई, यदि I का मान निकालें, किसका मान निकालें? I का मान निकालें तो I बराबर देखिए ध्यान से, तो आपके पास क्या निकल रहा है कि I को हम यहीं छोड़ दें तो RP जो है गुना में इधर आए तो भाग में, तो आपके पास क्या आ गया कि I बराबर V बट्टे कितना हो गया? V बट्टे हो गया RP। I बराबर क्या हो गया? V बट्टा में ये RP जो है गुना में इधर आए भाग में। तो ये यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन नंबर और इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया, तो बना नंबर और इसको नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 से
समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 क्या है? 4 में क्या है? आई है 4 बराबर भी R1 बटा 2 भी R, और क्या है यहाँ पे आई भी करना कुछ L बराबर है तो किस बराबर? LH बराबर है LHS, चूंकि LHS के इसलिए RHS जो है बराबर RHS के। इसलिए हम क्या है भाई, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं इसको V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 बराबर V बटे RP। क्लियर है? अब इसमें भी है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तीनों में से V को कॉमन ले लीजिए। V को कॉमन लिए तो ऊपर क्या बचा? 1 बट्टे R1 प्लस इसमें से भी V कॉमन लिए तो क्या बचा? 1 बट्टे R2 प्लस इसमें से भी V कॉमन लिए तो 1 बट्टे R3, और ये बराबर हो गया V बट्टे RP के। इस में इधर भी है, इधर जब भाग ऊपर कट, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ गया, ऊपर बचा 1, तो अब हम इसको थोड़ा सा उलट रहे हैं, इसको ला रहे हैं इधर, इधर ला रहे हैं, तो 1 बट्टे RP बराबर क्या हो गया? 1 बट्टे RP बराबर हो गया 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 और प्लस 1 बट्टे R3, और ये रहा आपके पास। इस फॉर्मूले को हम लोग साबित कर लिए कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अलग अलग प्रतिरोध के, मतलब पहला प्रतिरोध क्या है? R1 के व्युत्क्रम, R2 के व्युत्क्रम और R3 के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है? जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट बोले हैं उस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए स्क्रीनशॉट? तो चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को, इसको हम स्टेटमेंट के तौर पे कहां पर लिख दिए हैं? यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, उसको मिटाकर हम यहां पर लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? सुन लो और समझ लो। और यहां पर इस चीज को लिख दिए, ये लिखे हैं कि पार्श्वक्रम में संयोजित या पार्श्वक्रम में जोड़े गए, ठीक है, पार्श्वक्रम में जुड़े हुए जो भी प्रतिरोधक होते हैं, उन प्रतिरोधकों के अगर हम समतुल्य प्रतिरोध की बात करें तो वो समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहां पर है आपके पास 1 बट्टे RP बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। और चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट डे हम इसके सवाल कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।